सोचिए, आपकी क्लास में एक ऐसा दादा है जिसकी बात सबको माननी तरती है, लेकिन अचानक क्लास के कुछ बैक बेंचर्स अपना खुद का एक तगड़ा ग्रुप बना लें और अपनी मेहनत से इतने अमीर और ताकतवर हो जाएं कि उस दादा की कुर्सी खतरे में बच जाए, तो क्या मजा आएगा ना। बस यही है हमारे आज के चैप्टर की कहानी, जिसका नाम है सत्ता के समकालीन केंद्र। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि सोवियत संघ के टूटने के बाद दुनिया में सिर्फ एक ही बॉस बचा था, अमेरिका। लेकिन इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे यूरोप, एशिया और हमारे पड़ोस में कुछ ऐसे नए ग्रुप और देश उभरकर सामने आए, जिन्होंने अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर कहा, हम भी किसी से कम नहीं। चलिए, इस ब्लॉकबस्टर कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का पहला हीरो यूरोपीय संघ, यानी दुश्मनों से पक्के यार बनने तक का सफर। बात दूसरे विश्व युद्ध के बाद की है, यानी 1945 के बाद की। यूरोप की हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। जो देश कल तक एक दूसरे पर बम गिरा रहे थे, जैसे फ्रांस और जर्मनी, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो चुकी थी। अमेरिका को लगा कि अगर यूरोप गरीब रहा तो वहां कम्युनिज्म यानी रूस का प्रभाव आ जाएगा। इसलिए अमेरिका ने यूरोप को वापस पैरों पर खड़ा करने के लिए खूब सारा पैसा दिया। इसे इतिहास में मार्शल योजना कहते हैं। इसी पैसे से 1948 में पश्चिमी यूरोप के देशों ने व्यापार करना शुरू किया। ये देश पहले सिर्फ कोयले और व्यापार के लिए साथ आए थे, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ आ गया कि एकता में ही बल है। व्यापार करते करते ये राजनीति में भी साथ आ गए और आखिरकार 1992 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। ये ग्रुप इतना पावरफुल क्यों है? आज यूरोपीय संघ कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। यह अपने आप में एक बहुत बड़े देश की तरह काम करता है। इनका अपना एक झंडा है, नीले रंग पर सोने के 12 सितारे, जो इनकी एकता का प्रतीक है। अपना राष्ट्रगान है, अपना स्थापना दिवस है, और सबसे बड़ी बात, इनकी अपनी करेंसी है, जिसे यूरो कहते हैं। इनकी इकोनॉमी इतनी विशाल है कि विश्व व्यापार में इनकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी 3 गुनी ज्यादा है। इनके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। इनका एक सदस्य फ्रांस ऐसा है जिसके पास परमाणु बम भी हैं और संयुक्त राष्ट्र में वीटो पावर भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट भी है। भले ही ये बाहर से एक दिखते हैं, लेकिन इनके अंदर भी खटपट चलती रहती है। कई बार इनकी अपनी विदेश नीति एक दूसरे के खिलाफ होती है। जैसे अमेरिका ने जब इराक पर हमला किया तो ब्रिटेन ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने साथ देने से साफ मना कर दिया। और तो और 2016 में ब्रिटेन ने इस ग्रुप से ही खुद को बाहर निकाल लिया, जिसे दुनिया ब्रेग्जिट के नाम से जानती है। कहानी का दूसरा हीरो आसियान, यानी चिल करने वाले देशों का ग्रुप। अब चलते हैं दक्षिण पूर्व एशिया की तरफ। यहाँ के देश जैसे इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बहुत लूटे और पीटे गए थे। जब दुनिया अमेरिका और रूस के गुटों में बंट रही थी, तो इन्होंने सोचा कि भाई, हमें किसी की लड़ाई में नहीं ददना, हमें अपना विकास करना है। इसलिए 1967 में 5 देशों ने मिलकर बैंकॉक में एक घोषणा पत्र पर साइन किए और आसियान बना डाला। बाद में 5 देश और जुड़ गए और आज इसमें कुल 10 सदस्य हैं। आसियान शैली क्या है? ये इस ग्रुप की सबसे फेमस बात है। इनका उसूल है बिना लड़ाई झगड़े के एकदम अनौपचारिक और शांति से बातचीत करके मसले सुलझाना। ये एक दूसरे के मामलों में टांग नहीं अड़ाते। दुनिया में इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। इन्होंने 2003 में अपने 3 पिलर बनाए। पहला, सुरक्षा समुदाय, ताकि इनके बीच कभी फौजी लड़ाई ना हो। दूसरा, आर्थिक समुदाय, ताकि ये आपस में फ्री होकर व्यापार कर सकें। और तीसरा, सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय, ताकि इनका कल्चर बचा रहे। आज आसियान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला आर्थिक ग्रुप है। भारत ने भी इनसे दोस्ती बढ़ाने के लिए एक्ट ईस्ट की नीति अपनाई है। कहानी का सबसे बड़ा सरप्राइज, ड्रैगन की छलांग, यानी चीन की तरक्की। अगर आज की दुनिया में अमेरिका को कोई असली टक्कर दे रहा है, तो वो है चीन। लेकिन चीन हमेशा से ऐसा नहीं था। बात करते हैं माओ के चीन की। 1949 में जब चीन आजाद हुआ, तो वहां के नेता माओ ने चीन के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए बंद कर दिए। ना किसी से सामान खरीदना, ना किसी को बेचना, सब कुछ खुद बनाना। शुरू में तो ठीक चला, लेकिन बाद में इकोनॉमी रुक गई और आबादी बेतहाशा बढ़ने लगी। फिर हुई डेंग शाओपिंग की गेम चेंजर एंट्री। 1978 में चीन के नए नेता बने डेंग शाओपिंग। उन्होंने देखा कि ऐसे तो देश बर्बाद हो जाएगा, इसलिए उन्होंने 1978 में खुले द्वार की नीति का ऐलान कर दिया। उन्होंने विदेशी कंपनियों से कहा, आओ, हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाओ,
हम तुम्हें सस्ती जमीन और मजदूर देंगे। चीन ने शॉक थेरेपी की गलती नहीं की। रूस ने रातों रात सब कुछ प्राइवेट कर दिया था और बर्बाद हो गया था। लेकिन चीन ने बड़ी चालाकी से स्टेप बाय स्टेप काम किया। 1982 में सिर्फ खेती प्राइवेट की, जिससे किसानों के पास पैसा आया। 1998 में फैक्ट्रियों को प्राइवेट किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहां विदेशियों को टैक्स में छूट दी गई। नतीजा क्या हुआ? आज चीन पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन चुका है। दुनिया का कोई ऐसा घर नहीं जहां मेड इन चाइना सामान ना हो। 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में भी घुस गया। चीन इतनी तेजी से भाग रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2040 तक वो अमेरिका को पछाड़ कर दुनिया का नया डॉन, यानी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन जाएगा। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, चीन बहुत अमीर तो हो गया है, लेकिन आज भी वहां बहुत से लोग बेरोजगार हैं। वहां की जनता को सरकार के खिलाफ बोलने की आज़ादी नहीं है और फैक्ट्रियों के धुएं ने वहां पर्यावरण का कबादा कर दिया है। अब बात करते हैं भारत और चीन की हिंदी चीनी भाई भाई से लेकर बॉर्डर के झगड़े तक। आज़ादी के बाद भारत और चीन बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। फिर 1962 में चीन ने अचानक भारत के अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चिन इलाके पर हमला कर दिया। भारत इस युद्ध के लिए तैयार नहीं था और हमें भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद कई सालों तक दोनों देशों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। फिर 1988 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी चीन गए और रिश्ते फिर से पटरी पर आने लगे। आज का हाल ये है कि भारत और चीन के बीच व्यापार बहुत तगड़ा है। हम उनसे अरबों डॉलर के मोबाइल और खिलौने खरीदते हैं, लेकिन बॉर्डर पर आज भी टेंशन रहती है और चीन अक्सर आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान का साथ देता है, जिससे भारत नाराज रहता है। छोटे पैकेट, बड़े धमाके, यानी जापान और दक्षिण कोरिया। जापान पर 1945 में परमाणु बम गिराए गए थे। वो पूरी तरह तबाह था। लेकिन आज सोनी, होंडा और पैनासोनिक जैसी कंपनियों के दम पर वो दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी में आता है। सबसे खास बात, जापान के संविधान में लिखा है कि वो कभी युद्ध नहीं करेगा। वही दक्षिण कोरिया, जो कभी बहुत गरीब था, आज सैमसंग और हुंडई जैसे कंपनियों और अपनी शानदार तकनीक के कारण दुनिया में छाया हुआ है। इसे हान नदी का चमत्कार कहते हैं। और इसी के साथ दुनिया के नए बाहुबलियों का यह रोमांचक चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब देखते हैं कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से कैसे सवाल पूछता है और उनका स्मार्ट आंसर कैसे लिखना है। प्रश्न 1, मार्शल योजना किसे कहते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी यूरोप की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो गई थी। अमेरिका ने यूरोप को इस बर्बादी से निकालने और उसकी अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने के लिए भारी आर्थिक मदद दी। इसी अमेरिकी मदद को मार्शल योजना कहा जाता है। इसी योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी। प्रश्न 2, आसियान शैली से आपका क्या अभिप्राय है? आसियान के सदस्य देशों के काम करने के तरीके को ही आसियान शैली कहा जाता है। इसका मतलब है बिना किसी टकराव के, अनौपचारिक रूप से और एक दूसरे से सहयोग करके काम करना। इसमें सभी देश एक दूसरे की राष्ट्रीय संप्रभुता यानी आज़ादी का सम्मान करते हैं और विवादों को शांतिपूर्ण बातचीत से सुलझाते हैं। प्रश्न 3, 1978 में चीन द्वारा अपनाई गई खुले द्वार की नीति के क्या सकारात्मक परिणाम हुए? देंग शाओपिंग द्वारा 1978 में शुरू की गई खुले द्वार की नीति ने चीन की किस्मत बदल दी। इसके मुख्य परिणाम ये रहे। पहला, विदेशी निवेश। चीन में विदेशी कंपनियों ने भारी निवेश किया, जिससे वहां नई तकनीक आई और उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। दूसरा, कृषि का विकास। 1982 में खेती के निजीकरण से किसानों की आय में बहुत बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण गरीबी कम हुई। तीसरा, विदेशी व्यापार में उछाल। विशेष आर्थिक क्षेत्रों के बनने से चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। और चौथा, विदेशी मुद्रा का भंडार। चीन के पास विदेशी मुद्रा का इतना बड़ा भंडार बन गया कि वह आज दुनिया के अन्य देशों जैसे अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में खूब पैसा निवेश कर रहा है। प्रश्न 4, यूरोपीय संघ को एक अत्यधिक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाने वाले किन्हीं 4 कारकों की व्याख्या कीजिए। यूरोपीय संघ आज केवल एक आर्थिक संगठन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली राजनीतिक और सैन्य ब्लॉक है। इसके प्रभाव के कारण ये हैं। पहला, विशाल अर्थव्यवस्था। यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के प्रभुत्व के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है।
विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से भी ज्यादा है। दूसरा, मजबूत कूटनीतिक प्रभाव। इसका एक प्रमुख सदस्य फ्रांस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है और उसके पास वीटो पावर है। इससे यूरोपीय संघ विश्व राजनीति में दबाव बना सकता है। तीसरा, विशाल सैन्य शक्ति। यूरोपीय संघ के देशों के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है और फ्रांस के पास सैकड़ों परमाणु हथियार भी है। और चौथा, एक राष्ट्र राज्य जैसा स्वरूप। यूरोपीय संघ के पास अपना खुद का झंडा, अपना राष्ट्रगान, स्थापना दिवस और अपनी मुद्रा है, जो इसे दुनिया के सामने एकजुट और बेहद शक्तिशाली रूप में पेश करता है। प्रश्न 5, वर्तमान समय में भारत और चीन के बीच संबंधों की प्रकृति का वर्णन कीजिए। दोनों देशों के बीच विवाद के मुख्य मुद्दे क्या है? शीत युद्ध के बाद भारत और चीन के संबंधों में करवाहट और सहयोग दोनों देखने को मिलते हैं। पहले बात करते हैं सहयोग यानी सकारात्मक बातों की। पहला बिंदु है व्यापारिक वृद्धि। 1999 के बाद से दोनों देशों के बीच व्यापार में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। आज चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दूसरा, वैश्विक मंचों पर साथ। विश्व व्यापार संगठन और जलवायु परिवर्तन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत और चीन अक्सर एक जैसी नीतियां अपनाते हैं और विकासशील देशों का पक्ष रखते हैं। तीसरा, राजनैतिक दौरे। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लगातार दौरे होते रहते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ी है। अब बात करते हैं विवाद के मुख्य मुद्दों की, यानी तनाव के कारणों की। पहला मुद्दा है तिब्बत। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। जब 1959 में दलाई लामा ने भारत में शरण ली, तो चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी माना। दूसरा है सीमा विवाद। अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों पर चीन अपना दावा करता है, जिसे लेकर अक्सर दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर झड़प होती रहती है, जैसे गलवान घाटी विवाद। तीसरा है पाकिस्तान का समर्थन। चीन का पाकिस्तान के प्रति लगातार समर्थन भारत के लिए चिंता का विषय है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा जो कश्मीर के कब्जे वाले हिस्से से गुजरता है, भारत इसका कड़ा विरोध करता है। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अरंगा। संयुक्त राष्ट्र आतंकवादियों जैसे मौलाना मसूद अजहर को बैन करने के भारत के प्रस्तावों पर चीन अक्सर वीटो लगाकर अरंगा डाल देता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस स्लाइड की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स की वीडियो आगे आने वाली है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप हमारे NCERT 5 चैनल से पढ़कर अपनी क्लास में टॉप करेंगे। धन्यवाद।